फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस इस बीम। और जैसा कि अगर आपने देखा होगा, तो अगर आप मेरा इंडेक्स पेज देख रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 है, जिसमें आपका चैप्टर 3 थर्मल स्ट्रेस था। तो थर्मल स्ट्रेस आपका क्या है, छोटा चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने उसको स्ट्रेस के साथ इंक्लूड कर दिया है। मतलब चैप्टर 2 और 3 को मिला के मैंने सेकेंड चैप्टर बना दिया है। और थर्ड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। इसके पहले जो हमने पढ़ा हुआ था उसमें हमने स्ट्रेस को लेकर बात किया हुआ था, और वो जो हमने स्ट्रेस पढ़ा था दैट इज द एक्सियल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रहा था। दूसरा चीज, उसके अलावा हमने उसमें थर्मल स्ट्रेस को भी पढ़ रखा है, जैसा कि थर्मल स्ट्रेस हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हमने कहीं ना कहीं स्ट्रेन एनर्जी की भी कहानी देखी हुई थी। अभी के फिलहाल इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। और ये जो बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम है, इसी को हम लोग और बोलते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल और प्योर बेंडिंग। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल और प्योर बेंडिंग। सिंपल और प्योर बेंडिंग। तो ये जो हमको कहानी दिख रही है, ये हमारे पास कंडीशंस है। अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था, देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से चीजें एक दूसरे से अलग होगी, बाद में चीजों को मर्ज किया जाएगा, समझेंगे। अभी तक देखिए आपने जो भी कंडीशन पढ़ा है उसमें आपको हर जगह एक्सियल लोडिंग दिख रहा था। ये आपको इस तरीके से जो पी लोड लग रहा था, ये इसका एक्सिस है, तो ऐसा। या और आपको इससे ज्यादा बेटर कंडीशन अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से एक्सियल लोडिंग दिख रहा था। ये हमारे पास क्या था, दैट इज द पी। मतलब यहाँ पर अभी तक आपने जो भी चीजें देखी और जो भी आपने डिफ्लेक्शन निकाला, जो स्ट्रेस निकाला, वो आपने किसके चलते निकाला हुआ है, एक्सियल लोडिंग के चलते। और इस कंडीशंस में अभी तक हम लोग बात करें तो स्ट्रेस हमने निकाला था, दैट इज कॉल्ड पी बाई ए, ठीक है। और ये जो हम लोग एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। इसके चलते हम लोग डिफ्लेक्शन भी हमने देखा हुआ था, जो हमारा डिफ्लेक्शन मिला था डेल, वो डेल इक्वल टू हमको क्या मिला था, डेट इज इक्वल टू पी एल बाई ए, यही मिला था हमको। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बेंडिंग अगर होगा तो बेंडिंग के केस में देखना है क्या कहानी होगी। ये जो चीज हमने अभी डिस्कशन किया है, ये सभी के सभी क्या एक्सियल लोडिंग के चलते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे बेंडिंग को लेके बात करेंगे। और ये जो आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, मतलब क्या होगा, जब बीम में बेंड होने की टेंडेंसी आएगी, उस कंडीशन में उस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस पे बेंड होने की टेंडेंसी कब आती है, एक बार इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई बीम है, बार है, आप जो भी ले सकते हो। तो ये हमारे पास इसका एक्सिस है, ये जो हमारे पास एक्सिस है फ्रेंड्स। तो अभी हमको क्या करना है, इसको बेंड करने की कोशिश करनी है। बेंड अगर आप करेंगे तो बेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देख रहे हो तो आपको इस तरीके से टिल्ट करना पड़ेगा, ऐसा। यही तो हमारे पास होगा। ये जो हमारे पास आया हुआ है, इस तरीके से आप बेंड करने की कोशिश करोगे। तो ये जो हम बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब बेंड होती है तो चीजें क्या एक्ट करती है, मोमेंट, ठीक है। और ये जो एक्ट कर रहा है आप देख रहे होंगे, एक आपका अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को लेके अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आपका बीम है तो इस पे क्या है, क्लॉक, और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब समझिए, इस चीज को मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा हुआ था वो केवल हमने एक्सियल लोडिंग को लेके देखा हुआ था। अब मान लीजिए कि इस बीम को मैं बेंड करना चाहता हूं, तो इसको मैं कैसा बेंड कर सकता हूं, ये समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि सपोज ये आपका कोई बीम है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बीम के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं। मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बार है इस तरीके से, और इसको क्या है, हम लोग बेंड करना चाहते हैं। मतलब इस तरीके से बेंड करोगे, जितना आप बेंड करोगे उतना आपको रिएक्शन देगा। यहाँ पे क्या फिक्स है, यहाँ देखो कुल मिला के इक्वल आपने लगाया हुआ है। तो अगर आप इसको बेंड करने की कोशिश करोगे तो ये भी क्या रिएक्शन डेवलप करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको बेंड करने की कोशिश करता हूँ, बेंड करने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं लगा दूंगा क्या, इस तरीके का मूवमेंट। तो जब मैं इसको बेंड करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या करेगा, जो एंड रिएक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दैट इज द एंड। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, इसी चीज को अगेन मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या, मैं आपको जस्ट लोडिंग का टाइप दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज है।
और इस चीज को अगर मान लीजिए मुझे क्या है, मैं बैंड कर रहा हूं, तो एक्चुअली बैंड करने के लिए क्या जुगाड़ लगेगा मुझे, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होगा, और इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक फोर्स बाहर की तरफ लगाऊंगा, एक फोर्स अंदर की तरफ लगाऊंगा। एज्यूम करो ये इस तरीके से आप बैंड कर रहे हो ना चीजों को, इस तरीके से, तो ऐसा अगर आप बैंड करोगे तो आपको ये कुछ मोमेंट डेवलप होगा। और ये अगर आप देखोगे तो ये आप गौर करिएगा कि यहाँ पर अगर आप P फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ भी आपका डेफिनेटली P फोर्स लगेगा। दूसरा चीज, यहाँ से अगर मान लो ये आपका x डिस्टेंस पे सपोज या L डिस्टेंस पे अगर आप लगा रहे हो तो ये भी आपका डिस्टेंस कितना बनेगा, L डिस्टेंस बनेगा। कहानी को समझ में आ रही है? मतलब ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मोमेंट को मैं क्या पहला चीज बोल सकता हूं, फोर्स के टर्म में क्या लिख सकता हूं, दैट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये जो मैंने मोमेंट को लिखा है क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अभी तक एक्सियल कंडीशन में क्या आप एक सिंगल फोर्स लगाते थे, वो आपका P लगता था, और जब P लगता था तो उसका रिएक्शन आपको इधर मिलता था। लेकिन इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आपका सिंगल फोर्स लग रहा था, यहाँ पे आपका क्या है, पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस सिनारियो को देखना चाहें तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सबसे पहली बात, मोमेंट को लेकर अगर हम कोई चीजें लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज यहाँ पर ये समझ में आया क्या, इट इज द पेयर ऑफ फोर्सेस। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द पेयर ऑफ फोर्सेस, ये हमको पहला चीज दिखा। दूसरा चीज, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अपोजिट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज द इक्वल। ये आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये हमने क्या लिखा हुआ है, दैट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये आपको क्लियर हुआ? मतलब एक तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या, इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, डेफिनेटली पेयर ऑफ फोर्स है। दूसरा आपको क्या समझ में आ रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। थर्ड कंडीशन देखिए, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लगा है कि परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लगा है। तो इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करें तो ये है ना इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर आप बात करोगे तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो ये अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या, ऑलवेज एक्ट। ये जो आपका प्योर बेंडिंग वाला केस है इसमें आपको जो लोड एक्ट करेगा, ठीक है, कैसा एक्ट करेगा, ऑलवेज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स along the longitudinal axis, pair of forces acts along the longitudinal axis। कहानी कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बेंडिंग कपल आपको जो लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड इसका आपका सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे आपका क्या है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपका एक्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज को आपको बिल्कुल फोकस लेके चलना है। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशन पे मोमेंट था, तो ये देखिए यहाँ पर एक हमारा मोमेंट एक्ट कर रहा है। यहाँ पर जब आप इस तरीके से, मतलब एक्चुअली क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपको कहीं भी दिखा तो आप इस चीज को सीधा सीधा आप मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। मतलब इस चीज को अगर आप देखेंगे तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्सिस है, ये आपके पास बार है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं भी अगर आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिला तो ये आपको एक्ट करेगा मोमेंट। अब दूसरी चीज सुनिए, याद है हम लोग यहाँ पर जब लोड लगाते थे तो जितना लोड लगाता था उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आता था, और जो रिएक्शन आता था क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट होता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं लोड P लगा रहा हूँ तो रिएक्शन आपका क्या रहा, इधर है, और जिस डायरेक्शन में लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आता है। ठीक उसी तरीके से ये जो आपका मोमेंट एक्ट कर रहा है, मोमेंट कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे रिएक्शन एक्ट करेगा तो कैसा एक्ट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर आपका मोमेंट यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या लगेगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। दिस इज द m ऑफ r। ये जो एक्ट करेगा ये आपको क्या एक्ट करेगा, m ऑफ r। तो m ऑफ r आपको समझ में आया, जो आपको मोमेंट एक्ट कर रहा है ये आपका क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, तो ये जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रन करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। अच्छा, m ऑफ r मैंने क्या लिखा है, दैट इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये बताइए कि कभी भी आप देखेंगे तो m इक्वल टू mr मिलेगा। ये आप कंडीशन यहाँ पर चेक करिए, आपको क्या होगा कि ये आपको कभी भी अगर आप देखोगे तो m इक्वल टू mr दिखेगा।
ठीक है। अच्छा ये चीज बताइए कि अगर कंडीशन ऐसा हो जाए कि एम आर जो है या एम आपका ज्यादा हो जाए कंपेयर टू एम आर, मतलब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से मोमेंट आपका ज्यादा हो जाए, मतलब ये अगर मान लो आपका लग रहा है सपोज 10 न्यूटन और ये सपोज 8 न्यूटन का रह गया, तब तो आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये कंडीशन आपका एग्जिस्ट किया तो यहां पर आपका क्या है, जो मटेरियल या आपके ज्वाइंट्स है मोमेंट के कारण क्या होगा, फेलियर कंडीशन जनरेट हो जाएगा। तो एक चीज मुझे ये भी समझ में आया क्या कि यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडीशन है, दिस इज द फेलियर कंडीशन, अगर आपका जो एक्टिंग मोमेंट है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से, ठीक है। तीसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए ये मैं F इज लेस देन अगर कर दूं mr, मतलब M, देखो हमेशा क्या M इक्वल टू mr होगा, मतलब इसकी एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी। मान लीजिए कि सपोज इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 10 न्यूटन मीटर तक है, मोमेंट है न्यूटन मीटर यूनिट होगा, चलो तो यहाँ पर मान लीजिए इसका 10 यूनिट इसका मोमेंट है, और यहाँ पे अगर आप 5 एक्ट कर रहे हो तो भी सेफ रहेगा। ये मान लीजिए इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 है, तो यहाँ 5 एक्ट करोगे तो भी सेफ रहेगा, 8 पे भी सेफ रहेगा, 10 पे भी सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ये 10 से 11 होगा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो m जब तक कम है mr से, m जब तक कम है mr से, और अगर आपका इक्वल भी है तो भी आपका क्या ये सेफ डिजाइन है, तो भी आपका क्या कंडीशन है, ये आपका सेफ कंडीशन है। अदरवाइज क्या होगा, आपका मटेरियल फेलियर की तरफ मूव कर जाएगा। इस चीज के बारे में हमको और अंदर एनालिसिस करना है और थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जस्ट मैं बेंडिंग का आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि फॉर्मूला को यार याद रखना अलग चीज होता है, आप ठीक है फॉर्मूले को रट रहे हो ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट होना चाहिए। जैसा जैसा हम लोग चैप्टर के सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर जा क्यों रहे हैं और पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है जो ये अलग है, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे हम लोग क्या बेंडिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद टॉर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एक ही बीम में तीनों लोड को एक्ट करके पूरा मिक्स करके पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो यही चीज हमको एनालिसिस करना है। तो अभी हम लोग क्या केवल एक टाइप का लोडिंग, अभी तक हमारा जो चैप्टर हुआ है उसमें केवल हमने एक्सियल लोडिंग को पढ़ा है। यहां पर हम लोग एक्सियल लोडिंग को नहीं पढ़ेंगे, यहां पर केवल और केवल आपको क्या दिखेगा, बेंडिंग का केस दिखेगा। और यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस बीम हमने लिखा हुआ है, जिसको हम लोग सिंपल और प्योर बेंडिंग बोल रहे हैं, तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी बीम को हम सिंपल और प्योर बेंडिंग में कब बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या क्या कंडीशंस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके पास कंडीशंस है। सबसे पहला चीज, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास चीज है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको बेंडिंग का केस मिले तो बेंडिंग के केस में आपको ये कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये आया हुआ है कि किसी भी बीम को मैं प्योर बेंडिंग में कब बोलूं, तो अगर मुझे किसी भी बीम को प्योर बेंडिंग में अगर बोलना है तो प्योर बेंडिंग में बोलने के लिए डेफिनेटली उस पर केवल और केवल बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा, बाकी कोई भी चीज होगी सब आपके जीरो हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब डेफिनेटली उस पे बेंडिंग मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, देखो शियर फोर्स की बात करें, यहां तो कहीं शियर फोर्स नहीं लग रहा है, डेफिनेटली ये जो आपको फोर्स लग रहा है कैसा है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, और क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बोलोगे तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली ये जो आपका फोर्स है कैसा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। तो कभी भी आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती है वो नॉर्मल फोर्स के कारण होती है। तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इसको जो फोर्सेस है कौन से नेचर का फोर्स है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ये जो हमारे पास किस नेचर का फोर्स मिला हुआ है, नॉर्मल फोर्स मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। शियर फोर्स नहीं मिला है, शियर फोर्स के कारण आपका कहीं ना कहीं टॉर्शन की टेंडेंसी होगी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिला, ये फोर्स आपका कैसा है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है और अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट तो जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें एक्सियल लोडिंग को लेकर, तो एक्सियल लोडिंग आपको क्या मिल रही है, जीरो। एक्सियल लोडिंग का मतलब एक्सिस पे लगना, तो एक्सिस पे तो एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सियल लोडिंग आपको क्या मिला, जीरो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे शियर फोर्स, तो शियर फोर्स आपको क्या मिलेगा, जीरो। शियर फोर्स क्या होता है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वहां तो इस तरीके का कोई फोर्स ही नहीं है, तो शियर फोर्स जीरो। और ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करेंगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट भी आपको क्या मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ट्विस्टिंग मोमेंट आपको समझ में आता है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, जैसे बीम में आपका इस तरीके से आप रोटेट करेंगे, ठीक है,
ये जो आपका बीम है ये आपको अलग से रोटेट करेगा। दैट इज द केस ऑफ टॉर्शन, जिसको हम लोग टॉर्शन वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें तो ट्विस्टिंग मोमेंट भी आपको क्या मिला है, 0। मतलब अगर आप देखा जाए तो अगर आपको याद है हमने प्योर एक्सियल लोडिंग का केस भी पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। प्योर एक्सियल लोडिंग के केस में क्या था, एक्सियल लोडिंग नॉट इक्वल टू 0 था, बाकी सब 0 थे। दैट इज कॉल्ड प्योर एक्सियल लोडिंग। यहाँ पे आपका क्या है, प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग के केस में आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट आपको 0 नहीं मिलेगा, उसको छोड़कर बाकी जो भी कंडीशन एक्सियल लोडिंग, शियर फोर्स, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑल आर 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज जो हमने बात किया हुआ है फ्रेंड्स, सिंपल और बेंडिंग स्ट्रेसेस को लेके बात किया हुआ है। अब बात है इसका हम लोग एनालिसिस किस तरीके से करें। कोई भी अगर आपकी बीम है तो उसमें आपका बेंडिंग स्ट्रेस का क्या हो सकता है, कैसे हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं क्या कि इसका एक एनालिसिस किया गया, एनालिसिस करने के बाद एक रिलेशन दिया गया, उस रिलेशन को देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर बेंडिंग स्ट्रेस को और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। अभी मैंने फिलहाल अभी तक जो आपको बताया हुआ है, मैंने बेंडिंग के लिए जस्ट आपको बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि ये जो हमारे पास कंडीशन है तो इस बेंडिंग आपका जो होगा तो बेंडिंग में इस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है, अगर आपका जैसे बेंडिंग कंडीशन होता है तो बेंडिंग में आपको इस तरीके की सिनारियो होंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि हमको बेंडिंग इक्वेशंस को समझना है और उस इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो हालांकि हो सकता है आपको बेंडिंग इक्वेशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग चैप्टर स्टार्ट ही इसलिए किए हैं। तो अभी तक मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो चीजें आपको क्लियर है। तो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो चलिए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको याद हो बेंडिंग इक्वेशन तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर याद नहीं हो तो, कि मैं क्या इक्वेशन अभी यहाँ पर डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। क्या इक्वेशन आता है, दैट इज द m/i विच इज इक्वल टू σ/y विच इज इक्वल टू E/r। ये हमारे पास है बेंडिंग इक्वेशन। समझ में आया, ये जो इक्वेशन मिला है ये हमारे पास क्या है, बेंडिंग इक्वेशन है। और इसी बेंडिंग इक्वेशंस को मैं डिराइव करने वाला हूं। बट कोई भी चीज को जब डिराइव किया जाता है तो वहां पर कुछ बेसिक एजम्पशंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं एजम्पशन 1 by 1 तो पूरा लिखने वाला हूँ नहीं। ठीक है, बट एक बार आप फिर भी लम सम पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। पहला, जैसा कि हमने देखा था, बार शुड बी होमोजीनियस। जैसा मैंने आपको याद है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने एक बेसिक आपको क्या किया था, एजम्पशन लिख के दिया हुआ था, समझाया था। बिल्कुल वही कंडीशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो क्या, बार शुड बी होमोजीनियस, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा ये आपका होगा प्रिज्मेटिक, बार शुड बी प्रिज्मेटिक एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक का मतलब सभी डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। प्रिज्मेटिक का मतलब, अच्छा कई लोग प्रिज्मेटिक को ना गलत वे से समझ लेते हैं। प्रिज्मेटिक का मतलब आपको सीधा सीधा क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सर्कुलर हो। अगर आपका यहाँ पे सर्कुलर है तो लास्ट तक सर्कुलर होगा। अगर आपका इनिशियल में ट्राइंगल है तो लास्ट तक आपको इस तरीके का ट्राइंगल आपको दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो लास्ट तक आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दिखेगा। ये प्रिज्मेटिक का मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि केवल आपका सर्कुलर है उसी को हम लोग प्रिज्मेटिक बोलते हैं। प्रिज्मेटिक का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में जो भी आपको क्रॉस सेक्शन मिले, यही क्रॉस सेक्शन आपको क्या होगा, लास्ट तक मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारे पास जैसा था, ये आपका जैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिज्मेटिक और आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट अगर हम लोग कंडीशंस को बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या, जैसा हम लोग अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। ये मैंने बेंडिंग, देखो सिग्मा स्ट्रेस है, बी लिख दिया, बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग स्ट्रेन, एप्सिलॉन लिख दिया, एप्सिलॉन ऑफ बी लिख दिया हूं, डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेन। तो ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इसको फॉलो करना चाहिए। मतलब जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है डेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग स्ट्रेन। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे पैरामीटर है कि जैसे उसमें आपका जो मोमेंट एक्ट करेगा वो प्योर मोमेंट एक्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इस चीज को समझने से पहले एक मैं न्यूट्रल एक्सिस को लेके भी डिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल प्लेन वहां से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें जैसे एजम्पशंस की बात किया जाए तो और लिखा जा सकता है, जैसा मैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में आपको बता रहा था। तो पहले न्यूट्रल एक्सिस को अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले समझना जरूरी भी है हमें। तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर हम एक बीम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक बीम कंसिडर किया है
और बीम कंसीडर के बाद ये हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है। और इस एक्सिस पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये जो हमको दिख रहा है दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर हम लोग पर्टिकुलर इस एक्सिस को देखिए, इसको अभी हटा दो, ये एक्सिस को देखिए तो ये हमारे पास एक्स एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जो एक्स एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई वाई एक्सिस है। पर्टिकुलर अगर इस केस के लिए बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, डेट इज द जेड एक्सिस, यहाँ पर जो है जेड एक्सिस, और ये वाले लाइन पे देखोगे तो ये आपको मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, जेड एक्सिस, यही तो है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास जेड एक्सिस है अगर यहाँ पर हम लोग एक्सिस को लेकर डिफाइन करें तो यहाँ पर मेरे को तीन तरीके के एक्सिस दिख रहे हैं। पहला आपको एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस है, तो ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है देखो एक्स एक्स एंड वाई वाई, ठीक है। ये आपका जो एक्सिस है डेट इज कॉल्ड इन प्लेन क्रॉस सेक्शन एक्सिस, इन प्लेन क्रॉस सेक्शन एक्सिस, ये हमको मिला है एक्स एक्स और वाई वाई का केस, क्लियर है। दूसरे कंडीशन पे आइए, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, जैसे ये मान लीजिए जेड वाला है, ये जो हमको मिला है ये क्या है, हमको जेड वाला मिला है, इस जेड जेड को हम लोग लिखते हैं डेट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया भी है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डेट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब सुनो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसी को हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस को डिफाइन करना चाहता हूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, देखिए ये जो आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये बताइए इसमें नंबर्स ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितने दिखेंगे। ये जो आपकी बॉडी है इस बॉडी में प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो कितने दिखेंगे, 2 4 5 6 कितने हैं, तो इसमें डेफिनेटली आप बोलोगे तो इन्फिनिटिव प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और इन्फिनिटिव प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, जितने भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर वो सभी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएं, ये सभी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जैसे ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका, सभी के अगर आप सेंट्रॉइड पॉइंट को मिलाओगे तो सेंट्रॉइड पॉइंट को मिलाने के बाद आपको जो लाइन मिलेगी दिस लाइन इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आप सीधा सीधा अगर आप न्यूट्रल एक्सिस को डिफाइन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्या, इट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द एवरी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द न्यूट्रल पॉइंट। ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो इस न्यूट्रल पॉइंट से जो भी आपके लाइन पास होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस डिफाइन हुआ, यहीं से मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ डेट इज ऑल्सो न्यूट्रल प्लेन। ये हमारे पास न्यूट्रल प्लेन आपको क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रल प्लेन का तो इसका क्या खासियत है समझते हैं। देखिए अभी क्या है कि ये जो हमारे पास बीम है, अब इस बीम में हम लोग क्या है, अभी तक मैंने कोई भी मोमेंट अप्लाई नहीं किया था, अब आप मोमेंट को अप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर हमने मोमेंट को अप्लाई किया हुआ है, इधर मैंने इस डायरेक्शन में मोमेंट अप्लाई किया और यहाँ पे अगर बात करोगे तो इस डायरेक्शन में हमने मोमेंट अप्लाई किया है। तो जब आप इस तरीके से मोमेंट अप्लाई करोगे तो ये जो आपकी बीम है ये बीम क्या इस तरीके से बैंड होगा। तो बैंड होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप सिनारियो को देखोगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी, क्या ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये आपका जो पोर्शन है, तो ये जो हमारे पास बीम अगर आप देखोगे तो बीम हमको इस पोजीशन पे दिखेगा। ये जो हमारे पास पोर्शन है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा थिकनेस मेरा कम हो गया यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये जो आपकी बीम है जब ये बीम बेंड होगी तो कुछ इस तरीके से आपको सिनारियो दिखेगा और इसका हम लोग एक एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारे पास एक एक्सिस है। अब देखिए ये जो आपका बीम क्या है, जब आपने मोमेंट अप्लाई किया तो डेफिनेटली इस तरीके की बेंडिंग दिखी। अब ये देखिए ये जो हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस जो गया हुआ है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस जो गया है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये आपको न्यूट्रल एक्सिस दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो आप न्यूट्रल एक्सिस अगर आप देख रहे हो, इसको न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है, आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे
मान लीजिए कि सपोज इसके ऊपर का प्लेन है, नीचे का प्लेन है। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये हमारे पास मान लो P है और ये हमारे पास Q है, नीचे वाला मान लीजिए R है, ये S है। तो ये भी आप देखेंगे तो ये हमारे पास PQ है और ये हमारे पास RS है, लेकिन ये लेंथ चेंज हुआ है तो P डैश Q डैश हो गया और ये हमारे पास R डैश और S डैश हो गया। ठीक है, आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि इसका जो भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इस प्लेन की बात करूं, जैसे मैं P को लेके बात करूं तो PQ डैश में कन्वर्ट हुआ, सिकुड़ गया है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो आपका प्लेन दिख रहा है P डैश Q डैश, दिस इज द P डैश Q डैश, दिस इज द लेस देन किससे होगा, ओरिजिनल आपको जो PQ मिला हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो सरफेस है, टॉप वाला सरफेस, उस पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। बॉटम वाले सरफेस पे आइए, दिस इज द RS आपका कन्वर्ट हुआ है R डैश S डैश में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं R डैश S डैश ग्रेटर देन हो गया है कंपेयर टू RS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टॉप फाइबर। ये जो हमको ऊपर वाला पोर्शन मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप फाइबर। जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉटम फाइबर। जो आपको नीचे वाला कंडीशन मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉटम फाइबर। तो ये टॉप फाइबर और जो बॉटम फाइबर हमको दिख रहा है इसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। टॉप फाइबर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बॉटम फाइबर कहीं ना कहीं एक्सपांड हुआ है। अब एक चीज जो है इंपॉर्टेंट, वो चीज आपको समझना है। क्या? यहाँ पर लेंथ जो है अगर आप देखोगे ओरिजिनल लेंथ से तो निगेटिव गया है, ऊपर देखोगे तो ऊपर कहीं ना कहीं लेंथ निगेटिव गई है, नीचे कहीं ना कहीं पॉजिटिव गई है। तो डेफिनेटली अगर कोई चीज निगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है तो डेफिनेटली जीरो से पास हुआ होगा वो। अगर कोई बीम है माइनस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ एक्सपांड हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बीच में ऐसा प्लेन तो ऐसा लाइन तो कहीं ना कहीं आया होगा ना जहां पर उसका बिल्कुल जीरो वैल्यू मिला हो। जीरो वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि अगर ये सपोज मान लो 10 सेंटीमीटर का, एक एग्जांपल ले लो कि 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर हो गया, नीचे वाला 12 सेंटीमीटर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो 10 सेंटीमीटर रहा होगा। तो वो जो 10 सेंटीमीटर वाली लाइन है ये आपको मिलेगी न्यूट्रल एक्सिस जो हमको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। और ये न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन आपको मिलेगी अगेन 10 सेंटीमीटर पे। मतलब पहला चीज न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ये आपको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का लॉन्ग समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कंडीशन हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं क्या, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जो बेंडिंग के बाद भी जिसका लेंथ चेंज ना हो। थर्ड चीज यहां से आपका डिफाइन होगा न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, न्यूट्रल प्लेन देखो जो लाइन जो प्लेन यहां पे देखोगे तो नंबर्स ऑफ प्लेन है, जो प्लेन आपके न्यूट्रल एक्सिस से पास होती है दैट प्लेन इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन। समझ में आया न्यूट्रल प्लेन क्या बताया गया, ये आपका जो प्लेन है ना नंबर्स ऑफ प्लेन है, तो जो प्लेन आपको यहां पर जो भी प्लेन आपको न्यूट्रल एक्सिस से पास होता हुआ दिख रहा है उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन। और न्यूट्रल प्लेन जो हमारा होता है वो बेंडिंग के बाद भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेंथ चेंज नहीं होगा। जैसे अगर टॉप फाइबर की बात करें तो बेंडिंग के बाद लेंथ कम हो गया है, बॉटम फाइबर का इस कंडीशन में बेंडिंग के बाद लेंथ बढ़ गया है। लेकिन न्यूट्रल प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, प्लेन आपको बिल्कुल लेंथ कांस्टेंट मिलेगा, रिमेनिंग मतलब बेंडिंग के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, न्यूट्रल प्लेन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल प्लेन के अंदर ये जो हमारे पास प्लेन है, ये जो हमको प्लेन दिख रही है हमारे पास क्या है, न्यूट्रल प्लेन है। तो न्यूट्रल प्लेन के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लेन रिमेन्स सेम, प्लेन रिमेन्स सेम। ठीक है, प्लेन्स रिमेन्स सेम, लेंथ भी लिखा जा सकता है, प्लेन रिमेन्स सेम लेंथ इवन आफ्टर बेंडिंग, इवन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग के बाद भी आपका जो प्लेन है वो आपको एज इट इज क्या रहना चाहिए, बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए। तो ये आपका जो प्लेन है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन। तो न्यूट्रल प्लेन की भी कहानी हमको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई है। फर्स्ट हमने पढ़ा हुआ है टॉप फाइबर क्लियर हो गया, बॉटम फाइबर आपको क्लियर है, न्यूट्रल एक्सिस क्लियर है, न्यूट्रल प्लेन भी आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए जब ये बेंडिंग होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन को मिलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से इसको आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। उसी तरीके से जब आप इसको बढ़ाओगे ये भी बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिलेगा। ये अगर कंडीशंस पे बात करें, थोड़ा सा ये आपका पोर्शन जो है इस तरीके से आएगा ये। ठीक है,
तो ये अगर आप देखोगे तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आपको सपोज ये वाला एंगल अगर आपको थीटा दिख रहा है तो ये भी आपको एंगल क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। मतलब डेफिनेटली दोनों जो आपको एंगल दिखेंगे, जो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग दिख रहा है आपको, ये जो आपको नॉट एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग नहीं है, गलती से बोल दिया मैंने, ये जो आपकी बेंडिंग है, इस बेंडिंग में जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, तो ये जो आपको थीटा मिला हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने बात किया हुआ है, इस पे मैं कुछ टर्म्स को अब डिफाइन करते हैं हम लोग। क्या क्या टर्म्स यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात, जो थीटा इज द बेंडिंग एंगल, यहाँ पे टॉप फाइबर बॉटम फाइबर की कहानी तो ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जितना ये रेडियस बना रहा है ना, ये अगर आप देखोगे न्यूटन एक्सिस पोर्शन से, तो ये जो आपको रेडियस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है इसको मैं लिखता हूं डेट इज द आर, और ये जो आपको आर लिख रहा है व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो मैं आर को कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ टर्म्स को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ टर्म्स को लेके बात करूं तो व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको आर मिल रहा है, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेके बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए, ये जो हमको मिला है न्यूट्रल एक्सिस मिला है, ये टॉप फाइबर है, बॉटम फाइबर है, यहाँ पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है। अब हमको करना क्या है, अब हमारे पास देखिए जो भी हमारे पास लेंथ है उस लेंथ के लेके हम लोग बात चलेंगे। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, उस एलिमेंट्री पार्ट का ही हम लोग एनालिसिस करते हैं, चीजें हमको ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो एलिमेंट्री पार्ट का अगर हमको एनालिसिस करना है तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट देखो कंसीडर कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये मुझे समझ में आ गया है क्या, कहीं पर फाइबर आपका सिकुड़ रहा है, कहीं पर फाइबर फैल रहा है, तो डेफिनेटली जो स्ट्रेस आएगा वो अलग अलग आएगा। अगर आप टॉप फाइबर की बात करोगे तो टॉप फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस अलग आएगा, बॉटम फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस अलग आएगा, और न्यूट्रल फाइबर पे देखते हैं, मतलब प्लेन टू प्लेन अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन दिख रहा है। ये अगर आप देखोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई एक प्लेन पकड़ लेते हैं, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो, एक प्लेन को पकड़ते हैं और उस प्लेन पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, बाकी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये जो हमने पी क्यू नाम दिया हुआ है, ये पी क्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ इसको। तो ये हमारे पास जो पी क्यू था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करिए, ये जो है हमारे पास यहाँ पर आप कंसिडर करो एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। और ये जो हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप को लेकर बात किया है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप जो हमने बात किया हुआ लेकर, इसको आप मानिए क्या, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो हमारे पास एक्सिस है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ से आप मानिए कि वाई डिस्टेंस पे हमने इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसिडर किया है। मतलब यहाँ पर मैं कोई प्लेन है, ये अगर आप देखोगे तो कोई प्लेन है, इस प्लेन को मैंने न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे कंसिडर किया है। तो मान लीजिए कि सपोज ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, इस प्लेन को हम क्या नाम दे देते हैं, ए बी। तो उसी तरीके से देखिए टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर तक तो कहानी ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसी प्लेन को जब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको बैंड होता हुआ दिखेगा। ये जो आप प्लेन देखोगे ये आपको क्या दिखेगा, ये बैंड होता हुआ दिखेगा। सुनिए, ये केवल डेरिवेशन नहीं है, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ केवल डेरिवेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको बेंडिंग से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आगे हम लोग स्मूथली बढ़ पाएंगे। अदरवाइज वहां पे अगर मैं टर्म्स को कुछ डायरेक्टली यूज करने पड़ा तो फिर हो सकता है कि कंडीशंस गोलमोल हो जाए, ठीक है। तो बेटर है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ पे वाई डिस्टेंस है, तो यहाँ भी जो हमको डिस्टेंस मिलेगा तो डेफिनेटली लेंथ चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, ए डैश, और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या टर्म्स मिला वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास ए बी हमने कंसिडर किया, दैट इज द एलिमेंट्री पार्ट, ठीक है। ए बी हमने जो कंसिडर किया हुआ ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एलिमेंट्री प्लेन, ठीक है, एलिमेंट्री प्लेन ऑफ ये है। और आपका ए डैश बी डैश क्या है, आफ्टर चेंजिंग जो लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, अच्छा यहाँ पे जैसा हम लोग एजम्पशंस को लेके कुछ कुछ चीजें हमने लिखा हुआ है, जैसे आपका होमोजीनियस प्रिज्मेटिक, यहाँ पर एजम्पशन में हम ये भी लिखेंगे क्या कि जो हमारे पास न्यूट्रल प्लेन है वो आपका क्या डेफिनेशन ही वही है, नो डाउट, लेकिन न्यूट्रल प्लेन को आपको लिखना है कि बेंडिंग के बाद भी उसका लेंथ क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो न्यूट्रल प्लेन लेंथ रिमेन्स सेम इवन आफ्टर बेंडिंग, ये क्लियर है। तो ये सब हमारे पास कुछ एजम्पशन थे तो जिसके बारे में हमने बात किया। तो अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर
यहाँ पर मुझे इस तरीके का इक्वेशन कुछ डिराइव करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जब ये बेंड हुआ है तो डेफिनेटली स्ट्रेन आया है, तो स्ट्रेन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो मुझे कुछ पोर्शन को अब रफ करना होगा। तो यहाँ से जो जो चीज हमने लिखा है वो चीज आपको क्लियर है। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा ये आपके पास जो आर है, ये आर से आपका जो न्यूट्रल पॉइंट तक का है जो आपका रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, एक आपका सेंटर पॉइंट से लेके जो आपकी बेंडिंग है जिस रेडियस के अबाउट वो बेंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एम तो हमको पता है, एम आपका क्या है, मोमेंट अप्लाई है। एम जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं व्हाट इज एम, एम हमने जो यहाँ पर अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड मोमेंट। ठीक है, और देखो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप बात करोगे तो m के जगह हम लोग यहाँ यूज क्या कर सकते हैं, जब आप एक मोमेंट लगाओगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो m के जगह हम लोग mr भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको m इक्वल टू mr ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं mr को डिफाइन कर सकता हूँ क्या, दिस इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, आप जितना मोमेंट अप्लाई करोगे उसी के इक्वल तो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, जो mr हमने लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा थीटा हमारे पास बेंडिंग एंगल है, और तो आपको कोई ऐसा चीज इसमें नया दिख नहीं रहा है। pq को डिफाइन कर सकते हो, pq टॉप सरफेस है, rs आपका क्या बॉटम फाइबर है, और ये आपका टॉप फाइबर है। न्यूट्रल एक्सिस वाला पोर्शन भी डिफाइन हो चुका है। चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिराइव की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिराइव करें तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ क्या, मुझे पता है क्या, बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग स्ट्रेन, यही तो होता है। तो यहाँ पे जैसा कि पहले मैं बेंडिंग स्ट्रेन को अगर निकालूं यहाँ पर तो स्ट्रेन मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेंडिंग स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेन, तो बेंडिंग स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो इसको मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हमको क्या मिल सकता है यहाँ पर, डेफिनेटली चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, यही तो होगा। तो चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल डिवाइड बाई आपको ओरिजिनल लेंथ लिख रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ हमको कितना दिख रहा है, तो पहले तो आपके पास ए बी था, फिर आपके पास हो गया है क्या ए बी डैश, यही तो हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये हम लिख सकते हैं क्या, इनिशियल लेंथ आपके पास क्या था ए बी, माइनस आपको क्या मिलेगा ए डैश बी डैश, डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ आपको क्या मिला हुआ है, दिस इज द ए बी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर ए बी को लेकर बात करूँ तो क्या होगा, देखो ए बी अगर मैं निकालूं तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह ही तो काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी को जैसे मैं डिफाइन करता हूँ या ए डैश बी डैश को डिफाइन करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए बी के लिए तो ए बी आपका क्या है, आर्क है, तो आर्क इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इंटू थीटा। तो ए बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये जो ए बी क्या होगा आर इंटू थीटा, और ये ए डैश बी डैश को अगर मैं लेके बात करूँ तो ये आपको क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश को लेके तो आर और ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस आपका वाई है ना, ये डिस्टेंस तो आई वाई है। तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूँ ए डैश बी डैश को लेके तो क्या हो जाएगा, डेट इज द आर माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, आर माइनस वाई इंटू थीटा। क्लियर है। अगर आपका सीधा सीधा बात है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट रहेगा तो सीधा सीधा रेडियस रहेगा तो आर इंटू थीटा। जब ये बेंड हुआ तो आर और ये माइनस वाई, तो आर माइनस वाई इंटू क्या मिला आपको, थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए, ए बी की वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पर, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, इसको ऐसा कर लो 1 माइनस ए डैश बी डैश डिवाइड बाई आपको क्या मिला ए बी, यही है ना। तो एप्सिलॉन इक्वल टू आपको क्या मिला 1 माइनस ए डैश बी डैश को हम लोग क्या मिलेंगे, डेट इज द आर माइनस वाई इंटू आपको क्या मिलेगा थीटा, डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डेट इज आर इंटू थीटा। तो एप्सिलॉन इक्वल टू ये आपको सॉल्व करोगे तो आर इंटू थीटा, माइनस सॉल्व करोगे तो आर इंटू थीटा, प्लस आपको मिलेगा वाई डिवाइड थीटा, और डिवाइड बाई आपको क्या मिला आर इंटू थीटा। तो ये आर थीटा की कहानी कैंसिल है, थीटा थीटा भी आपको यहाँ पर कैंसिल ही मिलेगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा वाई बाई आर। तो ये जो हमको मिला है ये क्या मिला हमको, बेंडिंग स्ट्रेन। ये जो हमको स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन मिला क्या है, बेंडिंग स्ट्रेन। अब आप इस पे अप्लाई करो क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, फ्रॉम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हम लोग इसको लिखेंगे और तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन, यही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन को लेकर तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई वाई।
तो यहाँ पर चलिए इस चीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज को, ये देखिए यहाँ पर दिस इज इक्वेशन 1, ये है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इक्वल टू दैट इज सिग्मा बाई ई, और ये हमने डाल दिया, दिस इज द इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, दिस इज द y बाई आर इक्वल टू, ये आपको क्या मिला है, दैट इज द सिग्मा बाई ई, यही तो मिला हुआ है। तो एक तो कहानी हमको ये मिल चुका है, एक रिलेशन हमारे पास जो आया है सिग्मा बाई ई इक्वल टू वाई बाई आर, और यहाँ पे अगर आप इस टर्म्स को अगर आप इस फॉर्म में अरेंज करना चाहते हो तो देखो मिल चुका है क्या, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, देखो सिग्मा और y को नीचे ले आओ तो सिग्मा बाई y इक्वल टू, ये आपको सिग्मा बाई y इक्वल टू ई ऊपर जाएगा, डेट इज ई बाई आर, ये आपको जो दिखेगा डेट इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ये कहानी आपको समझ में आया। ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है ये हमारे पास पहला रिलेशन निकल कर आया जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, बेंडिंग स्ट्रेस, ये जो आपका रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस मिल चुका है सिग्मा वाई ई आर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखो एम बाई आई वाला टर्म्स बचा हुआ है, मतलब मुझे क्या मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए मैं मोमेंट को अगर निकालना चाहता हूँ तो एक लंप सम आप आइडियल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपको मोमेंट कैसा निकाल सकते हो, डेफिनेटली मोमेंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लोगे y, तो f इंटू क्या लोगे y, यही तो लोगे। f निकालना चाहते हो तो f कहाँ से निकलेगा, फोर्स, यहाँ पे आपका क्या स्ट्रेस लग रहा है ना, तो यहाँ पर सिग्मा इंटू ए कर लो और सिग्मा इंटू ए इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ सिग्मा आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से सिग्मा निकालो, ए जो है आप एलिमेंट्री सेक्शन के लिए कंसीडर करोगे तो डी ए ले लेना और ये आपको वाई डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसा ही हमने बात किया हुआ है, चलिए इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा रफ करते हैं और यहाँ पर इन चीजों को देखते हैं कि ये अगर कंडीशन देखें तो मुझे मोमेंट वाला कंसीडर करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री पार्ट। मैं मोमेंट निकालूंगा लेकिन उससे पहले स्ट्रेस निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो पहला हम लोग अगर बात करें यहाँ पर तो इस पोर्शन को भी थोड़ा सा हम लोग रफ करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं क्या, स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री पार्ट, स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री पार्ट। तो स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री पार्ट में आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा क्या, सिग्मा, यही तो है। तो सिग्मा इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, दिस इज द ई वाई बाई आर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिल गया, ई वाई बाई आर, ये हमको क्या मिला है, स्ट्रेस ही तो मिला है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट पे ये हमारा क्या निकल कर आया हुआ है, स्ट्रेस। इस एलिमेंट्री पार्ट पे ये हमारा स्ट्रेस निकल कर आया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट, फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट, तो फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये अगर बात करोगे तो एलिमेंट्री पार्ट है तो डी एफ ले लेते हैं। तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया आपका क्या होगा, स्मॉल एरिया हमारे पास है, ये जो एरिया आपने कितना लिया हुआ है दैट इज द डी ए। तो ये हमने डी ए लिख दिया है। तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एफ इक्वल टू सिग्मा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द ई वाई बाई आर इंटू डी ऑफ ए, यही तो होगा हमारे पास। ये सब एलिमेंट्री पार्ट के लिए चल रहा है। अभी हमको क्या है, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा लेकिन हमको निकालना है मोमेंट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्या, दैट इज द मोमेंट ऑन एलिमेंट्री पार्ट, मोमेंट ऑन एलिमेंट्री पार्ट। तो मोमेंट ऑन एलिमेंट्री पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, डी एम, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट के लिए है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द डी एफ, तो आया ही हुआ है, इंटू आपको वाई डिस्टेंस मिलेगा। वाई डिस्टेंस क्या है, ये वाला, यही तो है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू रखिए तो आपको ये आपको दिखेगा डी एम इक्वल टू डी एफ की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दिस इज इक्वल टू ई वाई बाई आर इंटू आपको ये क्या मिलेगा, डी, यही तो मिलेगा बस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करिए। तो जब आप इंटीग्रेट, अच्छा डी एफ इंटू वाई है तो ये आपका ई वाई बाई आर इंटू डी, ये तो मैंने डी एफ की वैल्यू लिखी हुई है, इंटू आपको ये वाई की वैल्यू है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी एम। तो डी एम इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पर, ये आप देखेंगे तो देखो ई बाई आर और फाइनली आपको क्या मिला, वाई स्क्वायर इंटू डी, यही तो मिला। अब देखिए ये हमारे पास क्या था, फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट था।
अभी हमको बात कर लेते हैं क्या, सॉरी मोमेंट ऑन एलिमेंट्री पार्ट था, तो मोमेंट और एंटायर अगर बात करें बॉडी को लेकर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं क्या, मोमेंट ऑन एंटायर या होल बॉडी। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इंटीग्रेट करिए, तो यहाँ पर हम लोग डी एम को इंटीग्रेट किए, ई बाई आर दैट इज द कांस्टेंट, ये जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर ई आपका क्या है, कांस्टेंट, तो फाइनली आपको बनेगा क्या, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, और इसको भी हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर डी ए, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो दिस इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये देख रहे हो इस पोर्शन को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आई। व्हाट इज आई, दिस इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर अगर डीएम को जैसे हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये आपको फाइनली क्या मिलेगा, एम, तो यहाँ पर ये मिलेगा एम इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, ये जो एम है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू ई बाई आर, और ये हमको क्या मिला, आई। ठीक है, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो इक्वेशन एम बाई आई ई बाई आर, ये हमारे पास इक्वेशन मान लीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट तो ले चुके हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, एंड दिस इज द इक्वेशन 4। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आपके पास आया हुआ है 4, और जब हम इस इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम द इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, और एम की जगह मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 इक्वेशन पे जब आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से देखिए एम बाई आई, ठीक है, इक्वल टू यही आपका सिग्मा बाई वाई विच इज इक्वल टू ई बाई आर, यही इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन। दूसरा चीज, इसको आप कहां पर अप्लाई करोगे, जहां पर आपकी बेंडिंग, प्योर बेंडिंग की कंडीशन होगी, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर बेंडिंग। ये जो हमारे पास कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग का आपको केस मिला हुआ है, और आई होप आपको ये चीज जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने प्योर बेंडिंग को लेकर बात किया हुआ है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर जो मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका m है, इस m r भी लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। तो इसमें मैं देखिए एक बार इसमें टर्म्स को डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि ये आपका जरूरी है, क्योंकि ये डेरिवेशन तो आपके कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये आपके कंसेप्ट और यहाँ से जो ये फॉर्मूला निकला हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स डिफाइन हो रहे हैं एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ये बात करोगे एम आर को लेकर, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये जो आपको देखेंगे तो ये आपको क्या लिखेगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आप समझ गए, जब भी आप बॉडी पे मोमेंट लगाएंगे दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, m इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताया भी था कि मोमेंट हमेशा क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से कम होगा या इक्वल होगा तभी सेफ होगा। अगर ये मोमेंट आपका ग्रेटर देन चले गया तो बॉडी फेल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आई। व्हाट इज आई? आई इट इज द क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके लिए बात कर सकते हैं। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये आप देखिए वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द आई। दूसरा चीज, ये जो हमने आई लिखा है ये एन ए भी लिखते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस आप देख चुके हो, ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन कैसा था, हमारे पास रेक्टेंगुलर था। तो वहां पर आपका आई की वैल्यू कुछ आएगी, जो भी आपका आना है। तो इस आई की वैल्यू को भी हम लोग अगर अलग अलग डिफाइन करना चाहें तो क्या हो सकती है आई की वैल्यू। चलिए इस पोर्शन को हम लोग रफ करते हैं अभी यहाँ पर। और आई के लिए जैसे हम लोग बात करें तो आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर हम लोग बात करें
तो ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन के अबाउट डिपेंड करता है। तो हमको पता होगा कुछ कंडीशंस में, जैसे आपका अगर ये सर्कुलर बॉडी है तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर है तो इसके लिए आई आपके पास कितना आता है, मान लीजिए इसका डाया डी है तो ये हमारे पास होता है दैट इज द पाई बाई 64 डी की पावर 4, यही होता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो इसका अगर साइड मान लीजिए ए है तो इसको हम लोग आई क्या लिखते हैं, दैट इज आई इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, ये आपका क्या होता है, देखो बी एच क्यू बाई 12 होता है रेक्टेंगुलर के लिए, तो यहाँ पर सब साइड सेम है तो a की पावर 4 बाई आपका क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और यही चीज अगर आपके पास रेक्टेंगुलर रहे और रेक्टेंगुलर पे अगर हम लोग बात करें b और h को लेकर तो i इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डेट इज द बी एच क्यू बाई 12। ये समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अलग अलग कंडीशंस है, सब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो भी हमको निकालना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहानी क्लियर है। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा को सिग्मा बी भी लिखा जा सकता है, डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पर ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, बी आ सकता है यहाँ पर। तो सिग्मा बी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ यहाँ पर, व्हाट इज सिग्मा बी, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। अब डेवलप, ये बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, डेफिनेटली डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप। ये अगर आप देखोगे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप ऑन द फाइबर, एनी फाइबर जो आपका डिस्टेंस है, तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप ऑन द फाइबर, कौन सा फाइबर है, ठीक है, विच हैज डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप ऑन दैट फाइबर या ऑन द फाइबर which has distance y, which has distance y from the neutral axis, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप ऑन द फाइबर विच हैज डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा सिग्मा भी डिफाइन हो गया, y आपको समझ में हो गया, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर प्लेन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। y को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइबर प्लेन, जिसपे हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द फाइबर प्लेन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर प्लेन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। E और R, E तो कांस्टेंट आपका, डेट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर मैं E को लिख सकता हूँ, व्हाट इज E, इज द कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो अभी तक हमने E पढ़ा हुआ था बिल्कुल वही कहानी है, ठीक है, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट बात करते R, जैसा कि मैं आपको R को लेके बता चुका हूँ, ये R क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये अगर आप बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिस रेडियस के अलॉन्ग ये बैंड होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा हूँ, जिस रेडियस के करस्पॉन्डिंग, ये अगर आप रेडियस देख रहे हो, इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग अगर ये बेंडिंग होने की टेंडेंसी देगा तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कहानी चल रही है और जो बातें चली, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में बेसिकली देखिए हमने बात क्या किया है, सबसे पहले हमने सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग को समझा हुआ है। प्योर बेंडिंग का केस हमने देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि बेंडिंग इक्वेशंस हमारे पास क्या निकल कर आया हुआ है, हमने इस बेंडिंग इक्वेशन को डेरिवेशंस को देखा है। उसके बाद ये जो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशंस का टर्म्स आया हुआ है, इस टर्म्स को हमने इस वीडियो के थ्रू समझा हुआ है। और यहाँ पर ये जो एक एक टर्म्स है, एक टर्म्स फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्टिव में इसी टर्म से खेलने वाला है, ठीक है। अगर आपको अभी डेरिवेशन की तरफ मूव नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेरिवेशन बताया है, बट इसके जो कंसेप्ट मैंने बताया है ये आपको ऑब्जेक्टिव में खेलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म्स है, अगर आप इस टर्म्स को भी लेके अवेयर हैं तो आपको चीजें क्लियर होगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करूंगा, इस टर्म्स को ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।